नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज और अपशिष्ट जल प्रबंधन। एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मछलियां अपने पर्यावास और प्रवास मार्ग से कहीं और गमन कर जाएंगी। विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली से संबंधित प्रारूप नीति पर चर्चा की। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और अब खबरें विस्तार से। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया। भारत ने डिजिटल माध्यम से प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसे भारत और मध्य एशिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो शिखर सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित करने पर सहमति प्रकट की गई है। इसके लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। इस निष्कर्ष में ये भी कहा गया कि नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा और अफगानिस्तान के मुद्दे तथा चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की जाएगी। व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे सहयोग किया जाएगा। ये सहयोग विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा, जैसे कि बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन और आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास द्वारा। आपको बता दें कि भारत के लिए मध्य एशिया का काफी महत्व है, क्योंकि ये क्षेत्र कोयला, गैस, यूरेनियम आदि जैसे खनिजों के भंडार से संपन्न है। ये क्षेत्र कट्टरवाद के प्रभावों को रोकने के लिए बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये नार्को आतंकवाद को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता पर अधिकार करने के साथ ही भारत के लिए इस क्षेत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। मध्य एशिया का भू रणनीतिक महत्व भी है। ये रूस, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व के संपर्क बिंदु पर स्थित है। मध्य एशिया के साथ जुड़ने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं। वर्ष 2012 में भारत ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति घोषित की थी। ये नीति एक व्यापक आधार वाला ढांचा है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संपर्क शामिल हैं। वर्ष 2019 से भारत मध्य एशिया वार्ता आरंभ की गई। भारत ने इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए $1 बिलियन की ऋण सहायता प्रदान की है। वर्ष 2020 में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की स्थापना की गई थी। भारत भी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत यानी कि तापी पाइपलाइन का भागीदार राष्ट्र है। इसके अलावा मध्य एशिया से संपर्क साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा समझौता लागू किया गया है और अशगाबाद समझौता किया गया है। अगली खबर शहरीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज और अपशिष्ट जल प्रबंधन को प्रोत्साहित किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है। इसे एग्नेस फ्रिंकेज डी डेवलपमेंट के सहयोग से शुरू किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT भी इसमें एक सहयोगी है। इस चैलेंज का उद्देश्य स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है। इस चैलेंज में भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करने वाले फ्रांसीसी उद्यम भाग ले सकते हैं। ये 4 विषयगत क्षेत्रों में समाधान आमंत्रित करता है: सामाजिक समावेशन, जीरो डंप, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल सक्षमता के माध्यम से पारदर्शिता। हाल ही में हरियाणा राज्य ने ग्रे वाटर प्रबंधन के साथ खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। हरियाणा ने ये उपलब्धि अपशिष्ट स्थिरीकरण, तालाब और सामुदायिक निक्षालन गड्ढे के निर्माण आदि उपायों को अपनाकर प्राप्त की है। ग्रे वाटर का मतलब है घर से निकलने वाले अपशिष्ट जल से। इसमें शावर, बाथटब, सिंक, किचन, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त जल शामिल होता है। एक घर से लगभग 50 से 80% तक ग्रे वाटर के रूप में अपशिष्ट जल निकलता है। ग्रे वाटर प्रबंधन के सिद्धांत हैं: ग्रे वाटर में कमी लाना,
यानी कि ताजे जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना, जिससे कि बहुत कम मात्रा में ग्रे वाटर उत्पन्न होगा। इसके अलावा फिर से उपयोग यानी पुनः उपयोग करना, जैसे कि किचन गार्डन, वाहन धोने, शौचालय में फ्लशिंग आदि जैसे कार्यों के लिए ग्रे वाटर का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुनर्भरण, इसके तहत अवशोषण यानी सोकेज के माध्यम से गड्ढे और निक्षालन गड्ढे आदि के निर्माण के माध्यम से ग्रे वाटर से भूजल में फिर से पानी की पूर्ति की जानी चाहिए। संधारणीय स्वच्छता प्राप्त करने के तहत ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के बारे में बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ODF प्रोटोकॉल जारी है। इसके तहत शौचालयों तक पहुंच, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान ODF स्थिति की बात करें तो घोषित रूप से 3240 ODF हैं और इनमें से प्रमाणित हैं 2741। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके तहत संधारणीय सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय उपयोग, संचालन और रखरखाव के बेहतर मानक सुनिश्चित किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी परिभाषाएं और सांकेतिक शर्तें निर्धारित की जाती हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल के तहत इसके लिए संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को संबोधित करके संधारणीय स्वच्छता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जैसे कि मल युक्त गाद प्रबंधन। इसके अलावा इसमें परिभाषा और सांकेतिक शर्तें निर्धारित की जाएंगी। अगली खबर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मछलियां अपने पर्यावास और प्रवास मार्ग से कहीं और गमन कर जाएंगी। हाल के एक अध्ययन में मछलियों के सीमा पारीय भंडारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया। ये अध्ययन अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया है। इस अध्ययन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030 तक 23% मछलियों के सीमा पारीय भंडार स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके अलावा विश्व के 78% EEZ न्यूनतम एक भंडार के स्थानांतरण का अनुभव करेंगे। वर्ष 2100 तक विश्व स्तर पर मछलियों के कुल 45% भंडार स्थानांतरित हो जाएंगे। 81% EEZ में न्यूनतम एक भंडार का स्थानांतरण होगा। और आइए अब आपको बताते हैं मत्स्य भंडारों के स्थानांतरण से जुड़ी चिंताओं के बारे में। ये मछली पकड़ने की क्षमता, मत्स्य उत्पादन, आश्रित आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। सतत विकास लक्ष्य 14 यानी कि जलीय सतह के नीचे जीवन प्रभावित हो सकता है। ये वर्तमान शासन तंत्र और मत्स्य प्रबंधन ढांचे की प्रभावशीलता के समक्ष चुनौती पैदा करेगा। इससे समुदायों की आजीविका की हानि होगी। मत्स्यन पर अन्य जलवायु परिवर्तन प्रभाव भी हैं, जैसे कि मछलियों की विविधता और वितरण पर प्रभाव होगा। जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी आएगी और मछली उत्पादन में गिरावट आएगी। इसके लिए रिपोर्ट में कुछ आवश्यक उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एजेंडे के SDGs के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय कानूनी और नीति निर्माण ढांचे को सक्षम करना महत्वपूर्ण है और जलवायु संबंधी नीतियों और कार्रवाइयों के सहयोग एवं समन्वय के साथ सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से लचीलापन बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मात्स्यिकी समझौतों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं साझे भंडार यानी शेयर्ड स्टॉक की। साझे भंडार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि यानी अंक्लोज की अभिपुष्टि और तटीय राज्यों द्वारा EEZ के दावे के बाद विकसित की गई थी। इसमें खाद्य और कृषि भंडार के अनुसार साझे भंडार को 4 गैर अनन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है ट्रांसबाउंड्री स्टॉक, पड़ोसी EEZ को पार करते हैं। दूसरा है स्ट्रेडलिंग स्टॉक, जो कि पड़ोस के EEZ के अलावा निकटवर्ती खुले समुद्रों, जो कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हैं, उनमें भी गमन करते हैं। तीसरा है हाईली माइग्रेटरी स्टॉक, जो कि खुले समुद्र और EEZ दोनों सहित विशाल महासागरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। और चौथी श्रेणी है डिस्क्रीट भंडार की, जो केवल खुले समुद्रों में पाए जाते हैं। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली से संबंधित प्रारूप नीति पर चर्चा की। इस नीति का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में व्यापक पैमाने पर भंडारण प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण सभी स्तरों को शामिल किया गया है। प्रारूप नीति की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है ESS यानी कि ऊर्जा भंडारण प्रणाली विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत व्यवस्था का एक अभिन्न भाग होगा। लोग स्टैंड अलोन ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। विकासकर्ता को अंतरराज्यीय पारेषण कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें देश के किसी भी भाग से विद्युत को खरीदने या बेचने की अनुमति होगी। भंडारण के लिए सतत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ शामिल ऊर्जा भंडारण प्रणाली की मात्रा की गणना नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व के रूप में की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पारेषण लागत में छूट दी जाएगी। ये छूट भंडारण शुल्क
वसूल करते समय और संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा को बेचने के दौरान दी जाएगी। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का काफी महत्व है क्योंकि ये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगी। बैटरियों के साथ साथ ईंधन पर आयात बिल में कमी आएगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी INDC लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसकी चुनौतियों की बात करें तो ये परियोजना को वित्तीय व्यवहार्यता प्रदान करता है। हालांकि ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को स्थापित करने में कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि परियोजना को वित्तीय व्यवहार्यता प्रदान करना, तकनीकी चुनौतियां, भूमि अधिग्रहण जैसे बुनियादी ढांचागत मुद्दों का समाधान करना, लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों के कम भंडार आदि। इससे पहले सरकार ने ESS को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज प्रारंभ किया था। ऊर्जा भंडारण प्रणालियां ऐसे उपकरण हैं जो कि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का भंडारण आसान बनाते हैं। जब ग्राहकों को विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है तब भंडारित ऊर्जा की आपूर्ति भी करते हैं। ग्रिड ऊर्जा भंडारण की प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं बैटरी, पंप युक्त जल विद्युत भंडारण, संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण, तापीय भंडारण, हाइड्रोजन, फ्लाईव्हील्स या चक्का आदि। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। भारत और यूरोपीय संघ व्यापार एवं निवेश समझौतों पर वार्ता कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने कुछ गैर व्यापारिक मुद्दों से संबंधित अपनी मांगों पर सामंजस्य और प्राथमिकता आधारित दृष्टिकोण से विचार करने का आग्रह किया है। भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने एक वर्चुअल बैठक संपन्न की। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सहयोग प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कोविड-19 टीके, नीली अर्थव्यवस्था के लिए विनियमन, कनेक्टिविटी परियोजनाएं आदि शामिल हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक कैंपस ऑन हेल्थ स्थापित करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को भी रेखांकित किया। इसका उद्देश्य औषध उत्पादों पर प्रशिक्षण, नवाचार और सहयोग में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौतों से संबंधित वार्ता वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, किंतु ये वार्ता वर्ष 2013 से बाधित थी। हाल ही में 8 वर्षों के गतिरोध के बाद वार्ता को फिर से शुरू किया गया है। इसके बावजूद भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते से जुड़ी कई चिंताएं हैं, जैसे कि भारत की मांग है कि भारत के IT क्षेत्र के लिए डेटा सिक्योर का दर्जा दिया जाए, कुशल श्रमिकों की अस्थायी आवाजाही पर आसान मानदंड निर्धारित किए जाएं, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी मानदंडों में छूट दी जाए। यूरोपीय संघ की मांग की बात करें तो ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती, वाइन, स्पिरिट्स आदि पर कर में कमी, एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था, भारत के डेटा स्थानीयकरण मानदंडों में छूट और भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के साथ इसकी सभी वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। और अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि ग्रीष्मकालीन फसलें किसानों को शीघ्र आय प्रदान करती हैं, साथ ही ये खरीफ और रबी मौसम के बीच अंतर को भी समाप्त करती हैं। जायद या ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती मार्च और जून के महीनों के बीच की जाती है। उन्हें अपने विकास के लिए गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, साथ ही फूल आने के लिए लंबे दिनों की जरूरत होती है। जायद या गर्मियों की फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वर्ष 2021 में सबसे अधिक क्षेत्र में दलहन खेती की गई थी। इसके बाद मोटे या पोषक अनाज और तिलहन का स्थान था। आपको बताएं कि ग्रीष्मकालीन फसलों की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि इन फसलों की वृद्धि के लिए मौसम की छोटी अवधि की जरूरत होती है। ये कम नमी वाली फसलें हैं। ये केवल सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। इनको आवारा और जंगली पशु नुकसान पहुँचाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की फसलों के क्षेत्र कवरेज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए मौजूदा समर्थन कार्यक्रम। दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए लक्षित चावल प्रति क्षेत्र कार्यक्रम, ऑयल पाम पौधरोपण के साथ साथ अन्य फसलें उगाना, गन्ने के साथ साथ अन्य फसलें उगाना या वसंत रोपण, एकीकृत कृषि विकास मिशन के तहत ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगाना आदि। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। भारत को 40 अंक मिले हैं। पिछले वर्ष ये 86वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत का स्कोर स्थिर रहा है और इसका कारण है कि कुछ तंत्र जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद कर सकते हैं
वे कमजोर हो रहे हैं। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ने संयुक्त रूप से सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये सूचकांक देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों से जानकारी ली जाती है। ये 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग करता है, जिसमें 0 का मतलब है सबसे ज्यादा भ्रष्ट और 100 का मतलब है शून्य भ्रष्टाचार। अमेरिका कंपैट्स एक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट 2022 या अमेरिका कंपैट्स एक्ट 2022 प्रस्तुत किया है। ये एक स्टार्टअप इकाई में स्वामित्व हित रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं का प्रस्ताव करता है। इसके अंतर्गत वे W1 गैर आप्रवासी के रूप में वर्गीकरण के लिए स्व याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें भारतीय प्रतिभाओं और कुशल कामगारों के लिए अमेरिका में और अधिक अवसर सृजित होने की उम्मीद है। रणनीतिक विनिवेश। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह औपचारिक रूप से अपने संस्थापक टाटा समूह का हिस्सा बन गया है। रणनीतिक विनिवेश का मतलब है किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकार की शेयरधारिता के 50% या इससे अधिक की हिस्सेदारी की बिक्री। इसमें प्रबंधन का नियंत्रण भी हस्तांतरित कर दिया जाता है। सशर्त बाजार अनुमोदन यानी CMA। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की वयस्क आबादी के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों को सशर्त बाजार अनुमोदन प्रदान किया। CMA यानी सशर्त बाजार अनुमोदन की एक नई श्रेणी है। ये कोविड-19 के दौरान अस्तित्व में आई है। इसके अंतर्गत उन दवाओं को मंजूरी दी जाती है जो रोगियों की अपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये अनुमोदन सामान्य रूप से आवश्यक से कम व्यापक डेटा के आधार पर दिया जाता है। निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक इन टीकों की आवश्यक दस्तावेज और भुगतान के आधार पर ही खरीद कर सकेंगे। हालांकि वे अब भी नियमित दवा दुकानों में भी उपलब्ध नहीं होंगे। विकेंद्रीकृत ऐप्स यानी कि DApps, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप ऐसे प्रोग्राम हैं जो लोगों को तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना एक दूसरे से संपर्क करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए जब अचल संपत्ति हस्तांतरण DApps के द्वारा होगा तो इसमें केवल विक्रेता और खरीदार ही शामिल होंगे। इस तरह से बिचौलियों और उनके कमीशन से मुक्ति मिलेगी। DApps की विशेषताएं ये हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से ब्लॉकचेन नेटवर्क पर संचालित और मौजूद हैं। नियमित ऐप्स की तुलना में इनमें उच्च कंप्यूटिंग क्षमता होती है। ये ब्लॉकचेन की सुरक्षा की वजह से साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील नहीं है। अगला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये विश्व का सबसे उन्नत टेलीस्कोप है। लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी कि L2 पर इसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। लैग्रेंज पॉइंट 2 अंतरिक्ष के उन 5 बिंदुओं में से एक है जहां सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करता है। ये वेधशाला एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त प्रकाश आधारित वेधशाला है। ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य कवरेज और बेहतर संवेदनशीलता के साथ नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों का विस्तार करेगी। ये ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगी। इसमें बिग बैंग से लेकर सौर मंडल के विकास तक के चरण शामिल हैं। ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। जीवन रक्षा पदक। राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 प्रदान करने को मंजूरी दी। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने को लेकर मानव स्वभाव के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इनके नाम है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं। ये पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत एक पदक, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की भारत की गुमनाम नायिकाओं पर एक सचित्र पुस्तक का विमोचन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही प्रमुख महिलाएं हैं कर्नाटक के उल्लाल की रानी अबक्का ने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। शिवगंगा की रानी वेलू नाचियार, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। गुलाब कौर, इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों को लड़ने और उन्हें संगठित करने के लिए अपने जीवन की आकांक्षाओं का त्याग किया। मातंगिनी हजारा, ये बंगाल की वीर स्वतंत्रता सेनानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये महान हिंदी कवयित्रियों में से एक थी। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक प्रमुख हस्ती थी। दुर्गावती देवी ने जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को सुरक्षित निकालने में मदद की थी।
अगला है नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को शामिल किया है। इसके लिए डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ने संयुक्त रूप से यूनेस्को से मांग की थी। नॉर्डिक क्लिंकर नौकाएं छोटी, खुली और लकड़ी की नौकाएं हैं। नॉर्डिक क्षेत्र के लोग लगभग 2 सहस्राब्दियों से क्लिंकर नावों का निर्माण कर रहे हैं। इन्हें बनाने में बुनियादी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पतले तख्तों का उपयोग करना। इन्हें धातु की कील, लकड़ी की कील या रस्सी से जोड़ा जाता है। क्लिंकर नौकाएं नॉर्डिक क्षेत्र की साझी तटीय विरासत का प्रतीक है। इनका उपयोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और वस्तुओं और लोगों के परिवहन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। अपनों का और अपना विशेष ख्याल रखें और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।